नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष पांडे। एग्जाम हॉल में आपका स्वागत है। और आज हम इथिक्स के सीरीज में देखेंगे तीसरा लेक्चर, जो कि है एसेंस ऑफ इथिक्स। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे और एसेंस ऑफ इथिक्स का जो एक हॉलिस्टिक व्यू है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए आप उनको बहुत अच्छे से डील कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एसेंस ऑफ इथिक्स से। दोस्तों, सबसे पहले एसेंस ऑफ इथिक्स में जब हम एसेंस पढ़ रहे हैं तो एसेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ एसेंस। एसेंस का मीनिंग है दोस्तों द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज की वो क्वालिटी जिसके बगैर आप उस चीज को डिफाइन ही ना कर पाए। जैसे जैसे गांधीयन फिलॉसफी की अगर आप बात करें तो इसमें अगर आप नॉन वायलेंस इसमें से हटा दें तो आप गांधीयन फिलॉसफी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। गांधीयन फिलॉसफी का कोर है, जो सर्वे सर्वा हर चीज जो गांधीयन फिलॉसफी को डिफाइन करती है वो है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस जो हो गया वो गांधीयन फिलॉसफी का एसेंस हो गया। आप गांधीयन फिलॉसफी को बिना नॉन वायलेंस के डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो दिस इज द एसेंस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी। इसी तरह आप देखिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से अगर हम वोटिंग हटा दें तो डेमोक्रेसी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए वोटिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब वोटिंग डेमोक्रेसी की वो क्वालिटी है, वो पार्ट है जिसके बिना डेमोक्रेसी को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी को हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। इसी तरह देखिए सूरज है, सन इज अ हॉट। हम सन अगर सन से हॉटनेस हटा दें तो सन मीनिंगलेस हो जाएगा। सन का जो रियल एसेंस है वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह देखिए कोल्ड, आइस में कोल्ड होता है। आइस से अगर हम कूलनेस हटा दें, कोल्ड हटा दें, तो आइस की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो एसेंस ऑफ जो आइस है वो क्या है, कोल्डनेस। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि एसेंस का मतलब क्या है। एसेंस का मतलब है कि कोई भी चीज जिसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज जो उसे डिफाइन करती हो, जिसके बिना आप उसको डिफाइन या उसका विवरण दे ही नहीं सकते, उसे हम एसेंस कहते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एसेंस ऑफ इथिक्स। तो चलिए दोस्तों, एसेंस ऑफ इथिक्स के कुछ पार्ट्स हैं, कैसे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इथिक्स में होनी ही चाहिए, जो इथिक्स को डिफाइन करती हैं, जिसके बिना इथिक्स हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग। दोस्तों, ये राइट और रॉन्ग ये सब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड पूरा इथिक्स का स्टडी घूम रहा है। पूरी इथिक्स हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि भैया क्या आपके कौन से एक्शन सही हैं, आपके कौन से एक्शंस गलत हैं। तो ये है एसेंस नंबर 1 कि कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। लेकिन अब ये आप सोचेंगे कि भैया ये कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग है कहाँ, किस जगह लगानी है। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग हमेशा जो व्यक्ति कर रहा है अपने एक्शंस, उसमें उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड पे जज करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो आपके थॉट्स में जो आप सोच रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, हम उसमें देखते हैं कि आपकी जो सोच है वो अगर सही है तो आप एथिकल एक्शन कर रहे हैं, गलत है तो आप एथिकल एक्शन नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, हमें इथिक्स ऑलवेज डील्स विथ ह्यूमन एक्शंस। लेकिन दोस्तों, ऐसा मैंने पहले भी पिछले भी लेक्चर्स में बताया कि इथिक कंसर्न अबाउट ह्यूमन एक्शंस। लेकिन दोस्तों, इंसान के जो एक्शन होते हैं वो 90% उसके थॉट से मिलते हैं। कुछ सिनेरियो अगर आप चेंज कर दें, कोई चीज़ कोई अगर स्पेशल कंडीशंस आ गई तो हो सकता है उसके थॉट से अलग हों, लेकिन 90% केसेस में जो ह्यूमन एक्शन है वो उसके थॉट से मैच करते हैं। तो दोस्तों, थॉट्स में आपके राइट वर्सेस रॉन्ग का जो जो राइट वर्सेस रॉन्ग की जो तराजू है, उसमें राइट का पलड़ा हमेशा भारी होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एसेंस ऑफ योर मोरल थॉट्स। तो आपके थॉट्स में राइट्स और रॉन्ग का जो 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 आपको समझ है वो होनी चाहिए, तभी आप अपने एक्शंस में उसे ला सकेंगे। दूसरा कहाँ है दोस्तों, आपके कंडक्ट में राइट और रॉन्ग का जो एसेंस है, जो आपके कंडक्ट ये आपको बताएं कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सही है या गलत है उस सोसाइटी में। तो वो आपके इथिक्स को डिफाइन करेगा। जैसे दोस्तों, कंडक्ट क्या होता है, दोस्तों कंडक्ट के बारे में हम जानते हैं। कंडक्ट रिफर्स टू अ पर्सनस एक्शन, बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर रोल और सिचुएशन, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट।
मतलब दोस्तों कंडक्ट एक प्रोफेशनल टर्म है, मतलब कि कंडक्ट हमें किसी किसी जगह के अनुरूप, हम जब उस जगह के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, तो हम कंडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे स्कूल में हमें पंक्चुअली आना है, क्लास में साइलेंट बैठना है, टीचर को ध्यान सुनना, ये एक कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट स्कूल का है। ऑफिस हमें जल्दी पहुंचना है, ऑफिस हमें समय से पहुंचना है, पूरा सीट पे बैठ के काम करना है, अपने क्लाइंट्स को खुश रखना है, ये एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो दोस्तों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। इसके बाद दोस्तों कहाँ आता है? बिहेवियर में। आपके बिहेवियर में भी राइट और रॉन्ग का सेंस होना चाहिए, तभी आपके एक्शंस इथिकल होंगे। तो हमने क्या देखा? 3 जगह आपके राइट और रॉन्ग, आपके राइट और रॉन्ग 3 जगह होने चाहिए, 3 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं राइट और रॉन्ग को। वो 3 जगह क्या है? आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट और आपके थॉट्स। तो इन 3 जगह आप राइट और रॉन्ग का जब पलड़ा अपना अपना टेस्ट करते हैं, तो जब आप ये सोचते हैं कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं राइट है, तो आपका एथिकल एक्शंस एथिकल हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, तो अनएथिकल एक्शंस है, एंड दैट शुड बी इन कंप्लेंस ऑफ सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी जो स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल बनाई है उसके कंप्लेंस में होना चाहिए। अब आप देखिए दोस्तों, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर रिफर्स टू द एक्शन, रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्टिमुलस। मतलब किसी सिचुएशन में आप किस तरह से एक्ट करते हैं, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। देखिए दोस्तों, कंडक्ट और बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंस है। इसका डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, समझ लीजिए एक स्टूडेंट है, वो क्लास में चीटिंग कर रहा है और उसकी टीचर उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लेती हैं। फिर अब स्टूडेंट जब चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो अपने टीचर से सॉरी बोले, माफ़ी मांगे कि उसने गलती की। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो टीचर से आर्गुमेंट करना चालू कर दे और उनसे झगड़ा करना चालू कर दे, अपने आप को सही साबित करने की, मतलब अपने गलत एक्ट को सही साबित करने की कोशिश करे। तो ये 2 चीज़ें स्टूडेंट कर सकता है। तो अब देखिए, इस पैमाने में हम देखेंगे कंडक्ट और बिहेवियर में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंडक्ट इन्वॉल्व्स मोर प्रोफेशनलिज्म। इसका मतलब ये है कि आप स्कूल में आपको कैसा व्यवहार रखना है। स्कूल में आपको चीटिंग नहीं करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको साइलेंट बैठना है, किसी कॉपी में ताक झाँक नहीं करना है। दिस इज कंडक्ट। लेकिन अब बिहेवियर क्या है? नॉन प्रोफेशनल इन नेचर होता है। दोस्तों देखिए, अब चीटिंग करते हुए लड़का पकड़ा गया, तो अब वो किस तरह से अपने टीचर के पकड़े जाने पे एक्ट कर रहा है, उसका वो बिहेवियर माना जाएगा। वो कोई कोड नहीं है वहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ कोई नहीं, कोड ऑफ बिहेवियर कोई नहीं है। वो अपने स्वेच्छा अनुसार एक्ट कर सकता है और वो इसीलिए नॉन प्रोफेशनल है। तो अगर वो सॉरी बोलता है तो अच्छे बिहेवियर का है। अगर वो झगड़ा करता है टीचर से, तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है इसमें कि ये नॉर्म्स इम्पोज्ड बाय सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि देखिए, अभी स्कूल में क्या नॉर्म्स हैं कि आपको क्लास में साइलेंट बैठना है, आपको चीटिंग नहीं करना है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपनी कॉपी में ही देखें। तो ये सारे कंडक्ट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी ने इम्पोज़ किया है लोगों को, स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन अब जब वो बच्चा पकड़ा गया और वो टीचर से आर्गुमेंट करने लगा, तो ये कहीं सोसाइटी का नॉर्म नहीं है, ये उसके खुद का इंडिविजुअल नॉर्म्स है उसके, कि हाँ, मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, सॉरी बोलूँगा कि झगड़ा करूँगा। अब देखिए दोस्तों, इसका ब्रीच, कोड ऑफ कंडक्ट का अगर हम ब्रीच करते हैं तो हमको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे अब वो लड़का पकड़ा गया, वो कंडक्ट को ब्रीच करा था, अब टीचर चाहे तो उसको डिबार कर दे एग्जाम से, चाहे तो उस एग्जाम में फेल कर दे, तो उसका एक पनिशमेंट होता है। लेकिन अब देखिए, उसका बिहेवियर जो है, वो अगर सॉरी बोलता है या फिर वो अगर टीचर से आर्गुमेंट करता है, तो उसके उस स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता। जो भी पनिशमेंट उसको दी जाएगी, वो उसके कंडक्ट पे दी जाएगी, नॉट ऑन बिहेवियर। देखिए, कंडक्ट को हम कोडिफाई कर सकते हैं रूल्स में। स्कूल का कोई रूल बुक हो सकता है कि आपको स्कूल में ऐसे आना है, ड्रेस क्लीन पहनना है, नेल्स कटवा के आना है, बाल कटे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारे कोडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट का बिहेवियर है, हम उसको कहीं कोडिफाई नहीं कर सकते। वो उसका खुद का बिहेवियर उसकी परवरिश के अनुसार होता है, तो वो कंडक्ट से इस मामले में काफ़ी अलग है। देखिए, अब दोस्तों, गुड कंडक्ट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। देखिए, स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके लिए स्कूल के रूल्स को, कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। अदरवाइज उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है।
लेकिन अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक्शन हो। तो अच्छा व्यवहार हमेशा एक्सपेक्टेड होता है और कंडक्ट हमेशा नेसेसरी होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहें उसमें डिसिप्लिन में रहें, उसके रूल्स कंडक्ट्स को फॉलो करें, रूल्स ऑफ एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करें, ये ज़रूरी होता है। लेकिन आपका बिहेवियर, आपसे अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ही बिहेव करें। हो सकता है कुछ सिचुएशन में आपके बिहेवियर अलग अलग हों, तो वो कहीं कोडिफाइड नहीं है और कहीं आपको कहीं कोई बिहेवियर आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता। वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिहेवियर अपना अच्छा रखें। तो दोस्तों, कंडक्ट और बिहेवियर में अंतर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा एसेंस क्या है एथिक्स का? दूसरा एसेंस है दोस्तों सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। देखिए दोस्तों, सोशलाइजेशन होता क्या है? एथिक्स जो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से शेप किया जाता है। मतलब जो आपकी परवरिश है, एक तरह से देखा जाए तो परवरिश जो होता है उसी को हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। और दोस्तों वो आपका कहाँ होता है? वो आपकी फैमिली में होता है, वो आपके स्कूल में होता है, वो आपके अगल बगल के इन्वायरमेंट में होता है, मतलब जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है उसमें होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन किसे कहते हैं हम? सोशलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है उस उस वे में बिहेव करने की जो प्रोसेस है उसको हम सोशलाइजेशन करते हैं। और वो कहाँ सीखते हैं हम दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली में, स्कूल में, अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट में। तो ये तीनों जगह से हम सोशलाइजेशन सीखते हैं और हमारी परवरिश होती है, हम बड़े होते हैं वही चीज़ें सीखते हुए। चलिए दोस्तों, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो फैमिलीज़ हैं, एक ब्राह्मण फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली का बच्चा है, और एक मुस्लिम फैमिली का बच्चा है। दोस्तों हो सकता है ये एक ही कंट्री में रहते हों, लेकिन इनका जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है ये एकदम अलग होता है। इनकी जो ग्रूमिंग होती है वो एकदम अलग होती है। अब एक एग्जांपल लीजिए कि जो ब्राह्मण का बच्चा है वो वेजिटेरियन होगा और जो मुस्लिम का बच्चा है वो नॉन वेजिटेरियन होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ये नॉन वेजिटेरियन खाना खाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ वेजिटेरियन खाना, ये नॉन वेजिटेरियन खाना इनको खाने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो ये क्यों क्यों होता है? ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि इनकी फैमिली, इनका जो इन्वायरमेंट अगल बगल है वो इनको ये बताएगा कि नहीं, मीट खाना, नॉनवेज खाना, किसी जीव जंतु को मार देना ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट फॉर दिस मुस्लिम फैमिली। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप मीट खा सकते हो, दिस इज़ फॉर टेस्ट। और आप अपने हाथ से नहीं, लेकिन आप बाहर जाके मीट खरीद के खा सकते हो सकता है यहाँ भी ये सिखाया जाए कि भाई किसी जीव जंतु को मारना गलत है, लेकिन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू ईट मीट, बिकॉज अगर आप मीट नहीं खाएंगे तो मुर्गों की और बकरों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और इससे एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो इनका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अलग हो गया, इनका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अलग हो गया, और यही हमें देता है डिबेट बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। हमें वेजिटेरियन खाना हमें नॉन वेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो दिस डिबेट इज सेंटर्ड अराउंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आप किस परिवेश में आपकी परवरिश हुई है, आप क्या किस सोसाइटी में आप पले बड़े हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इस डिबेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप ऐसे सोसाइटी में हैं, ऐसे परिवेश में आपका लालन पालन हुआ है जहाँ लोग नॉनवेज खाते हैं, इट इज़ ओके टू ईट, किल एंड ईट एनी ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे परिवेश में हैं जहाँ कभी आपने नॉनवेज खाया ही नहीं, जहाँ किसी भी जीव जंतु की हत्या करना पाप माना जाता है, जैसे जैन फैमिली में, तो आप हमेशा वेजिटेरियन की तरफदारी करेंगे। तो दोस्तों ये होता है सोशलाइजेशन, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कोई एक वर्किंग क्लास फैमिली है और कोई वर्किंग क्लास फैमिली है और कोई बिजनेस फैमिली है। तो वर्किंग क्लास फैमिली के व्यक्ति के पास अगर खूब सारा पैसा आ जाए तो वो उसे सेविंग में डालेगा, और बिजनेस क्लास फैमिली के पास काफ़ी पैसा आ जाए तो वो उसे इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। इसने हमेशा बचपन से ही देखा है कि इसके घर में अगर पैसा आता है तो उसे उसके घर वाले कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उससे और पैसा बनाने की कोशिश करते हैं।
वर्किंग क्लास फैमिली के बच्चे ने देखा कि उसके घर में अगर पैसा आता है तो उसके पिताजी कोई एफडी में डाल देते हैं, पीपीएफ में डाल देते हैं, कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, तो इस तरह से वो सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है जिसमें आप विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से चीज़ों को देखते हैं और उसी की तरह से आपकी ग्रूमिंग होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सोशलाइजेशन समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो उसका एसेंस है वो है सेल्फ एविडेंट। देखिए दोस्तों, इथिक्स सेल्फ एविडेंट है, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये गलत हो रहा है, आपको खुद ही लग जाएगा कि ये गलत है। कुछ सही हो रहा है तो आपको खुद ही लग जाएगा कि ये सही है। तो एथिक्स सेल्फ एविडेंट होता है और इसको हम कहते हैं सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल। मतलब कि आपको किसी को कोई आपको बताने नहीं आएगा कि आप जो सामने चीज़ें देख रहे हैं वो सही है गलत है। आपको खुद ही अंदर से पता चलेगा, आपका इंट्यूशन कहेगा कि ये जो एक्टिविटी है ये सही या गलत है। इसको हम क्या कहते हैं, मोरल इंट्यूशनिज्म। इसको हम मोरल इंट्यूशनिज्म भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपनी वाइफ और बच्चों को मारने के लिए जा रहा है। तो प्रथम दृष्टि आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये गलत है। आपको क्यों लगेगा ऐसा गलत है? क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को अपने लाइफ में ला के देखेंगे तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए लगेगा कि ये एक्टिविटी गलत है। और इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। जब कोई चीज़ सामने किसी के साथ हो रही है, जब आप उसे अपने ऊपर एप्लीकेबल करते हैं और जो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है उस पे, उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं और इस प्रिंसिपल को हम मोरल इंट्यूशनिज्म कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इंट्यूशन देखिए क्या हो गया इस तब हम अब इंट्यूशन की बात करते हैं तो इंट्यूशन का डेफिनेशन क्या है? फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक यू बिलीव और नो दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन व्हाई। आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों ये चीज़ सही है, लेकिन आपको ये पता रहता है कि ये चीज़ सही है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको लगता है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, उसी से आप जज कर लेते हैं कि चीज़ सही है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है दोस्तों। और मोरल इंट्यूशनिज्म को क्या कहते हैं दोस्तों? इज अ मेटाफिजिकल थ्योरी दैट होल्ड्स दैट मोरल ट्रूथ्स कैन बी नोन डायरेक्टली थ्रू इंट्यूशन विदाउट द नीड ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंस। मतलब आपके जो मोरल ट्रूथ्स हैं उसको किसी रीजन और एविडेंस की जरूरत नहीं है, वो आपको देख के इंस्टेंटेनियसली स्पॉन्टेनियसली पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। दिस मीन्स दैट वी कैन सिंपली सी दैट समथिंग इज राइट और रॉन्ग विदाउट हैविंग टू जस्टिफाई और बिलीव। आपको देख के ही लगेगा कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, उसको आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर वो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को मारने जा रहा है तो आप उसको गलत ही मानेंगे, आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों मारने जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं। आपके सामने अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये हमेशा गलत लगेगा। इसी को मोरल इंट्यूशनिज्म कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको मोरल इंट्यूशन के बारे में पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने रीजनिंग के बारे में बताया था, मोरल रीजनिंग के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप देखते हैं कि आपका फ्रेंड अब उसकी वाइफ को चीट कर रहा है, किसी और के साथ वो डेट कर रहा है। तो आप प्रथम दृष्टि आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, आप सोचेंगे कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, लेट्स कॉल हर वाइफ एंड उसको बता देते हैं सब कुछ। तो दोस्तों, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है आपका, वो इंट्यूशन हो गया और आप अपना फ़ोन निकालते हैं और बताने जाते ही हैं। तब तक आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, ऐसा करने से क्या होगा, इसका घर बर्बाद हो जाएगा, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे और आप वहाँ रुक जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बैकग्राउंड को देख के हम इन मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग में फ़र्क देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मोरल इंट्यूशन क्या है? मोरल इंट्यूशन इज इमीडिएट इंस्टिंक्टिव और गट लेवल जजमेंट अबाउट द मोरलिटी ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन। देखिए इस केस में क्या हुआ कि आपने इमीडिएटली सोच लिया कि ये तो यार दूसरी महिला के साथ बैठा है, दूसरी लड़की के साथ बैठा है, ये तो गलत है, लेट्स कॉल हर हिज वाइफ और उसको बताएं कि देखो ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है काम। लेकिन अब जब रीजनिंग की बात आती है, अब रीजनिंग क्या है? डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ मोरल इश्यूज अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड
वेइंग वेरियस फैक्टर टू अराइव एट अ मोरल जजमेंट। देखिए इसमें फिर आप जब फिर सोचना चालू करते हैं कि यार मैं बता तो दूंगा, लेकिन इससे क्या होगा, इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, इसका जीवन जो इतने अच्छे से चल रहा है, इसके बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें हैप्पीली चल रही है, वो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी जो कि कभी बन नहीं सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ऑफिस में किसी कलीग के साथ बैठा हो, अपनी सिस्टर के साथ बैठा हो, तो आप रैशनली वहाँ सोचना चालू करते हैं, अपने अपने जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको कंट्रोल करके आप सोचना चालू करते हैं। अब देखिए फिर मोरल इंट्यूशन दूसरा डिफरेंस क्या है, डज नॉट रिलाई ऑन कॉन्शियस सिस्टमैटिक रीजन और एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल। तो आपका जो इंट्यूशन है वो किसी मोरल प्रिंसिपल या रीजनिंग या किसी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे से इससे आप उसको डिराइव नहीं करते हैं। वो एक स्पॉन्टेनियस आपकी जो स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन है वो होता है, मतलब आपने वहाँ देखा स्पॉन्टेनियसली आपको लगा ये तो गलत हो रहा है, तो वही जो स्पॉन्टेनियसली आपको लगा कि ये गलत हो रहा है, ये इंट्यूशन है। अब रीजनिंग क्या कहता है, रिलाइज ऑन रैशनल थॉट, द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्ट्रक्चर्ड इवेल्युएशन ऑफ आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस। अब लेकिन जब आपने सोचना चालू किया तो आपने थॉट दिया कि अच्छा ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है अपने किसी कलीग के साथ बैठा हो सकता है अपनी किसी सिस्टर के साथ बैठा हो, और अगर मान लो नहीं भी बैठा है, अब उसकी गर्लफ्रेंड ही हुई, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे। हो सकता है कि इसका तलाक हो जाए, इसके बच्चों को प्रॉब्लम हो, इसको प्रॉब्लम हो, इसकी डिप्रेशन में आ जाए, तो मेरी इस एक्टिविटी से शायद इसकी लाइफ ख़राब हो जाए, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपने एक सिस्टमैटिक रीजनिंग, मोरल रीजनिंग का परिचय दिया। अब देखिए नेचर ऑफ जजमेंट की बात करें, इन्वॉल्व सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, ऑफन स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनली ड्रिवन रिस्पॉन्सेज टू द मोरल डिलेमा। देखिए यहाँ आपके मन में एक डिलेमा चल रहा है कि एक तरफ आपका दोस्त है, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जिससे आपकी बहुत अच्छी यारी है, और एक तरफ इसकी गलत एक्टिविटीज़ हैं। तो आपके बीच में ये दोनों डिलेमा में स्पॉन्टेनियसली तो आपने इसकी गलत एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज किया और आप उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब रीजनिंग पे आएंगे, इट इन्वॉल्व्स अ रीजन एंड प्रिंसिपल्ड इवेल्युएशन ऑफ द मैटर। लेकिन जब आप सोचना चालू करेंगे, रीजनिंग पे आएंगे, तो आप पूरे मैटर को समझना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है फिर बाद में आप अपने दोस्त से मिले और पूछे कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसी क्या बात है, और आप उसको काउंसिल करने की कोशिश करें ताकि वो ऐसी हरकत बाद में ना करे और हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रहे। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड मोरल इंट्यूशन। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा एक इस एग्जाम्पल के थ्रू, और ये क्लियर डिफरेंस अगर आपको समझ में आया है तो आप एग्जाम में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आप किसी घर के बाहर कोई बच्चे को रोते हुए देखें, तो इंट्यूशन आपका क्या कहेगा कि इंट्यूशन कहेगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। लेकिन हो सकता है जब आप इंक्वायर करें, रीज़न पे देखें, तो हो सकता है वो बच्चा बदमाशी कर रहा हो घर के अंदर, उसके माँ बाप उसको पनिशमेंट देने के लिए बाहर खड़ा किए हो। तो ये एक रीजनड अप्रोच हो गया। तो यही डिफरेंस मेन होता है इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग के बीच में। और ये क्वेश्चन भी इसी के बारे में पूछा गया था यूपीएससी में 2023 के पेपर में। तो आप अगर मोरल रीजनिंग और इंट्यूशन के बारे में जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इलिस्ट्रेट करेंगे इसको तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। देखिए इथिक्स जो होता है वो हमेशा कंटेक्चुअल होता है, मतलब कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कोई एक्टिविटी आपकी, कोई थॉट, कोई एक्शन, कोई कंडक्ट, कोई बिहेवियर आपका एक सोसाइटी में एथिकल माना जाए, लेकिन हो सकता है वो दूसरे सोसाइटी में एथिकल ना माना जाए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ईटिंग बीफ, गाय का मांस। हमारे देश में गाय का मांस खाना ऑलमोस्ट अपराध है, और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसके अगेंस्ट एक्ट भी करती हैं, लेकिन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू ईट बीफ इन यूएसए। तो दोस्तों देखिए अब यूएसए में एक्चुअली ये एक मतलब बहुत बढ़िया मील है लोगों का, लोग बहुत पसंद करते हैं बीफ खाना। तो दोस्तों ये अब हमारे देश में बीफ, गाय को गौ माता माना जाता है और बीफ खाना अनएथिकल एक्टिविटी है, लेकिन यूएसए में इट इज़ परफेक्टली एथिकल। तो एथिक्स क्या है दोस्तों, कंटेक्चुअल है। मतलब कि आप बीफ को किस देश में, किस सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ये गलत है, और यूएस सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ये परफेक्टली ऑलरेडी मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज खाती हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये अनएथिकल एक्शन है, आपको गाय का मांस नहीं खाना है क्योंकि गाय हमारी माता है। चलिए दोस्तों अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं,
इथिक्स सब्जेक्टिव है दोस्तों। देखिए हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सब्जेक्टिव दोस्तों वो चीज़ होती है जहाँ स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है कि स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब आप सोच रहे हो ये क्या होता है, पिछली वीडियो मैंने समझाया हुआ है, यहाँ फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, वो कहता है एक हाउस है, व्यक्ति कहता है आई लाइक दिस हाउस, ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। आई लाइक दिस हाउस ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि आई ये व्यक्ति यहाँ इस स्टेटमेंट के बीच में है। लेकिन अगर तो देखिए फिर, लेकिन अगर ये कहे दिस हाउस इज रेड, दिस हाउस इज रेड, तो ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ ये हाउस जो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है वो सेंटर ऑफ स्टेटमेंट है। तो दोस्तों सब्जेक्टिव स्टेटमेंट चेंज हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर ये व्यक्ति कहता है आई लाइक दिस हाउस, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति कहे नो आई डोंट लाइक दिस हाउस, तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये हाउस रेड है तो ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। यहाँ जो हाउस है वो ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ स्टेटमेंट है, और हाउस रेड है, ना ये व्यक्ति इसको झुठला सकता है ना ये व्यक्ति इसको झुठला सकता है, तो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो इथिक्स जो है वो दोस्तों सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब ये कि इथिक्स कैन बी some action may be ethical for some person, group of person, and the same action may be unethical for अदर ग्रुप ऑफ पर्सन। देखिए जैसे स्लीपिंग एट वर्क, मतलब आप काम करते करते अगर सो गए, तो अगर आप काम करते करते सो गए तो इंडिया में आपको इसके लिए पनिशमेंट मिल जाएगी, आप टर्मिनेट हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन जापान में इसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा कि भैया इतने बहुत काम किया है और इसको नींद आ गई। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो स्लीपिंग एट वर्क, काम तो एक ही हो रहा है, एक्शन तो एक ही हो रहा है, लेकिन ये इंडिया में हाईली अनएथिकल है और जापान में एथिकल है। तो ये दोस्तों ये कह दिया, ये हो गया सब्जेक्टिव। इथिक्स इज अ सब्जेक्टिव थिंग एंड नॉट अ ऑब्जेक्टिव थिंग। अब दोस्तों आते हैं हम अगले पॉइंट पे। देखिए इथिक्स हमेशा दोस्तों इंटर रिलेटेड होता है। कैसे दोस्तों, देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। मान लीजिए आप एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, तो आप लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं तो आप हर जगह लॉ को अबाइड करेंगे। जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप रेड लाइट देख के रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट देख के जाएंगे, तो आप एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। इसी तरह जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो आप अपने ऑफिस के जो रूल्स होंगे, मैनुअल्स होंगे, जो ऑफिस के कोड्स होंगे, उनके अनुसार काम करेंगे और आप अपने काम में ऑनेस्ट रहेंगे। तो अब देखिए जो पर्सन लॉ अबाइडिंग है वो ऑनेस्ट भी हो रहा है। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इथिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि अगर ये लॉ अबाइडिंग है तो आप अपने काम में भी ऑनेस्ट रहेगा, और अपने काम में ऑनेस्ट रहेगा तो दिस विल गिव राइज टू प्रोबिटी। क्या कहा मैंने दोस्तों? प्रोबिटी। दोस्तों ये एक नया टर्म है। प्रोबिटी का क्या मतलब कि पर्सन ऑफ हाईएस्ट एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स। पर्सन ऑफ हाईएस्ट एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स मतलब एक आइडियल पर्सन जो कि फुल ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से काम करता है। तो ये सारे इथिक्स दोस्तों एक तरह से जुड़े हुए हैं आपस में। अगर वो लॉ अबाइडिंग है तो वो ऑनेस्ट भी होगा, आमतौर पे ऑनेस्ट है तो वो उसकी लाइफ में प्रोबेटी भी होगी, वो हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। इन द सेम वे अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, अगर वो लॉ अबाइडिंग नहीं है, उसको 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 ट्रैफिक तोड़ने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है वो काम में भी ऑनेस्ट ना हो, वो हो सकता है अनऑनेस्ट पर्सन हो, नॉन ऑनेस्ट पर्सन वो घूस लेता हो सकता है, क्योंकि एक जगह वो लॉ तोड़ रहा है दूसरी जगह भी तोड़ सकता है। और फिर इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हो सकता है वो आदमी करप्ट हो। तो ये देखिए अब एक जगह सारे एक्टिविटीज़ वो एथिकल कर रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसे कि वो लॉ अबाइडिंग है, फिर ऑनेस्ट है, फिर उसकी लाइफ में हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉपर्टी। फिर दूसरी जगह क्या हो रहा है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, वो लॉ तोड़ रहा है और करप्शन में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं चीज़ें। ये सारी जो इथिक्स है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट थे, ये छोटा टॉपिक था जो कि आपको एसेंस ऑफ इथिक्स के बारे में बताती हैं, और एसेंस ऑफ इथिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसेंस ऑफ इथिक्स समझ में आएगा। ये छोटा टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इथिक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।